सन 1950 के अंत में और 60 के दशक के शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजिला और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपना शिकार सिर्फ बूढ़ी महिलाओं को बनाता था। ये सीरियल किलर पहले तो उनके साथ बलात्कार करता, फिर उनकी निर्ममता से हत्या कर देता, जिसके चलते वहां जितनी भी बूढ़ी महिलाएं थी वो घर से निकलने से बहुत घबराती थी। आज मैं जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाला हूं उसे दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। सो हेलो वेलकम गाइज, माई सेल्फ धीरज एंड दिस इज माई चैनल क्राइम हाउस। 28 मई 1960 को रूथ ग्रीन नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र करीबन 55-76 के वर्ष तक की होती है, जो अपना काम खत्म कर कर घर की ओर आ रही थी। दोपहर का समय होता है और एक पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर निकलता है। जब वो आदमी पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि रूथ अकेली जा रही है। जब रूथ अकेली जा रही होती है तो उसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस मोटे से डंडे से वो रूथ पर हमला कर देता है। जब वो रूथ पर हमला कर देता है तो रूथ घायल हो जाती है और उसी अवस्था में रूथ के बालों से पकड़कर खींचते हुए वो उसे एक पार्किंग एरिया में ले जाता है। जब वो पार्किंग एरिया में ले जाता है वो वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है और बलात्कार करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो फिर जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज अगल बगल के लोगों को पता चलती है तो वहां जितने भी लोग होते हैं वो उसे देखने के लिए आ जाते हैं। इधर सीरियल किलर को जैसे ही पता चलता है कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, वो उसे रूथ को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। रूथ को उस हालत में देखकर लोग पुलिस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस में उसे लिटाया जाता है और लेके जाया जाता है हॉस्पिटल के लिए। लेकिन इसी बीच रूथ अपना दम तोड़ चुकी होती है। जब रूथ अपना दम तोड़ चुकी होती है तो हालांकि ये जो कहानी मैं आज सुना रहा हूं इससे 7 साल पहले भी रूथ पर हमला हो चुका होता है, जिसमें 2 कार सवार आते हैं और रूथ को अपने साथ बैठाने के लिए कार पर लेके जाते हैं। लेकिन जब रूथ इस चीज का विरोध करती है तो उसमें से जो एक कार सवार होता है रूथ पर गोली चला देता है। रूथ पर जब वो गोली चला देता है तो रूथ गोली चलने के बाद वो बॉडी से छूकर निकल जाती है। बॉडी से जब छूकर निकल जाती है तो इस घटना में रूथ बच जाती है। लेकिन आज इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है और रूथ की जान चली जाती है। रूथ की हत्या के 8 महीने बाद भी 19 जनवरी 1960 अमांडा रॉकफेल नाम की एक 73 वर्ष की महिला होती है जिसकी गला दबाकर निर्ममता से उसकी हत्या की जाती है और उसकी जो लाश होती है उसके घर के पीछे मिलती है। 10 फरवरी 1960 को भी एक एन कार्टर नाम की 74 वर्ष की महिला होती है, उसका भी बलात्कार होता है और उसका भी लाश उसके घर के पीछे से मिलता है। 13 मई को एक और अपार्टमेंट मैनेजर होती है एला ग्रीन नाम की, जिसकी उम्र 60 वर्ष की होती है और उसकी भी बलात्कार होती है और फिर उसे जान से मार दिया जाता है। 20 जून ग्रेस एमर नाम की एक महिला होती है, उसकी भी हत्या कुछ इसी तरह होती है। ये जितनी भी हत्याएं हो रही थी इससे पुलिस की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है और पुलिस पे दबाव भी बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस पे दबाव बढ़ता जा रहा था, कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस करे तो करे क्या। एक और हत्या होती है मर्सिडीज लोनेरेल 72 वर्ष की होती है। ये भी घर से जब बाहर निकलने वाली होती है उसी समय 2 आदमी आते हैं और इसके साथ बलात्कार करते हैं और इसकी भी चादर से गला लपेटकर गला घोंटकर इसकी जान ले ली जाती है। और ये जो जान ली जाती है, लेकिन इस बार
दो लड़कियों के द्वारा देखा जाता है और वो दो लड़कियां इन्हीं की सहेली होती है जिसका नाम एला और विलियम्स होता है। ये दरअसल एक स्टोर में काम करती हैं वहीं घर के आसपास ही, और ये देखती हैं कि एक कार सवार जो इनके घर से निकल रहा होता है ये देख लेती हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, पुलिस को ये सारे डिटेल बताती है कि वो कैसा था। वो बताती हैं कि वो एक श्वेत था और 6 फीट उसकी लंबाई थी और वजन लगभग 70 केजी होगा। उसने एक काले कलर का धूप का चश्मा पहना था और उसके हाथ में एक वाइट कलर का बॉल था। पुलिस उनके बोलने के आधार पे, उनके बताने के आधार पर एक स्केच बनवाती है और स्केच बनवाने के बाद वो क्या देखती है कि वो सारे जगह पे पब्लिश कराती या यूं कहें प्रचार कराती है कि वो किलर मिल जाए। जब ये प्रचार होता है तो इसका फायदा ये होता है कि एक दिन उसी स्केच से मिलता जुलता आदमी एक मॉल में देखा जाता है। जब उसी स्केच से मिलता जुलता आदमी देखा जाता है तो पुलिस वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं पहुँचते हैं पुलिस के पास और पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। पुलिस जब उस आदमी को पकड़ती है तो पुलिस पकड़ती है और जानकारी लेने की कोशिश करती है कि क्या ये हत्या तुमने की है, लेकिन पुलिस को उस आदमी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ना पड़ जाता है। 10 जुलाई को सन डिएगो नाम का एक राजमिस्त्री होता है जो उसी स्केच से मिलता जुलता पाया जाता है। जब राजमिस्त्री को पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो उसके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, जिसके चलते उसे भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक कॉलेज में चिल्लाने की आवाज आती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को यहाँ 2 लाशें मिलती हैं। एक 35 वर्ष की महिला होती है और एक 19 वर्ष की। जो 35 वर्ष की महिला होती हैं उनका नाम होता है रेमंड्स क्लेमेंस, जो उनका भी पहले बलात्कार किया जाता है और फिर उनकी भी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और उनकी भी लाश जो है घर के पीछे से मिलती है। जब ये घटना हुई तो पुलिस जांच करते करते एक और घर के पास पहुंचती है तो वहां 19 साल की एक औरत की लाश मिलती है जिसकी भी हत्या एकदम सेम पैटर्न पे हुई रहती है और इस राजमिस्त्री पर पुलिस का पूरा शक जाता है। पुलिस जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो पता चलता है और वो अपने मुंह से जुल्म को कबूल कर लेता है कि हाँ, ये जितनी भी हत्याएं हैं मैंने की है और इसका जिम्मेवार मैं हूं और मैं ही हूं द बाउंसिंग बॉल किलर। लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत चाहिए थे। सिर्फ स्केच के आधार पर और जूतों के आधार पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए पुलिस उस व्यक्ति का पोलोग्राफी टेस्ट कराती है। दरअसल ये पोलोग्राफी टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें अगर आप झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाओगे। पोलोग्राफी टेस्ट होती है। पोलोग्राफी टेस्ट में ये जो बात किलर बोलता है कि मैं हूं बाउंसिंग बॉल किलर, ये एक झूठ साबित होता है, जिसके चलते उसे भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है। ये घटना जो थी इससे पकड़ने के बाद से थोड़ी कम होती जाती है। धीरे धीरे लोग उस बाउंसिंग बॉल किलर को भूल जाते हैं। समय के साथ सब कुछ मतलब दिमाग से उनके निकल जाता है कि ऐसा भी कोई बाउंसिंग बॉल किलर नाम का व्यक्ति हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज भी यह एक रहस्य का कारण बना हुआ या यूं कहें रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर वो बाउंसिंग बॉल किलर कौन था जिसने अपना आतंक 1960 में इस तरह फैलाया हुआ था कि लोग घर से निकलने से घबराते थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और छोटे भाई को सपोर्ट करना। इसी तरह की कहानी मैं हमेशा लाता रहता हूं। तब तक के लिए आप जहां भी रहो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।